हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार। आज आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के विषय में। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसे अंग्रेजी में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी कहते हैं। तो इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनते हैं 3 या 5 मार्क्स के लिए, यानी 3 या 5 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3 और 5 मार्क्स के लिए पहला पार्ट रहेगा। तो आइए हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो देखिए, डिफरेंट जो बोर्ड होते हैं, अलग अलग जो बोर्ड होते हैं उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के। अदर किसी बोर्ड में हो सकता है कि 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं? अगर आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसका आंसर जो है वह 1 वर्ड में देना होता है, या आप 1 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर 30 वर्ड में देते हैं, अराउंड 30 वर्ड। अगर आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर 40 to 60 वर्ड में दीजिएगा। अगर आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर 150 to 200 वर्ड में दीजिएगा। अगर आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप 200 से 250 वर्ड में दीजिएगा। अगर आप इतने में किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर हो जाता है, जो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आंसर बनता है। तो इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन आंसर बना के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो आपको कहानी अगर याद है तो आपको याद होगा कि फ्रांस में जब लोकतंत्र को लागू किया गया था, यानी कि राजतंत्र को हटा के जब प्रजातंत्र लाया गया था, तो वह विफल रहा था और नेपोलियन के आते ही उन्होंने फिर से राजतंत्र को कंटिन्यू कर दिया था, जारी किया था। और इन्होंने अपने शासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ परिवर्तन किया गया था, संहिता लाया था, जिसे नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए उन्होंने निम्नलिखित बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने 1804 की नागरिक संहिता लाई, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, यानी कि कानून के समक्ष जो है सबको बराबरी का अधिकार रखा गया, बराबर रखा गया, और संपत्ति का अधिकार जो है उसे सुरक्षित रखा गया। तो ये 3 जो ये मुख्य परिवर्तन किए गए जो लोगों को बेहतर लगा। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क जो होता था उससे मुक्ति दिलाई, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, और यातायात एवं संचार व्यवस्था में बेहतर सुधार किया गया। तो ये मेजर परिवर्तन लाए गए हैं किसके तहत? नेपोलियन ने अपने शासन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया और इसकी क्या उपलब्धियां थी? तो ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको इतनी बातें लिखना जितना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यही क्वेश्चन अगर आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको ये सारी बातें आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इजी है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको कम शब्द लिखने पड़ते हैं, बल्कि जब 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपको शब्दों को बढ़ाना पड़ता है। तो उसके विषय में आपको जानकारी रखना इजी होगा, बेहतर होगा कि आप उसके विषय में जानकारी रखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार वियना कांग्रेस का सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि नेपोलियन ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे अपनी व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। उसी नेपोलियन द्वारा यूरोप की जो राजनीति में जो परिवर्तन लाया गया था उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, एवं नेपोलियन के पूर्व जिस तरह से यूरोप की शक्तियां थी वैसे ही शक्ति को संतुलित रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वियना कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया, इसका उत्तर हमने दे दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है, वह है इसकी क्या उपलब्धियां थी। तो इसमें
जो जो उपलब्धियां उसको लिखते हैं। अगर आप 3 या 4 पॉइंट लिखते हैं तो ये 3 नंबर के लिए है। अगर आप उसको बढ़ा देते हैं 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं तो ये आप 5 नंबर के लिए आंसर लिख देते हैं। तो आपको कम पॉइंट लिख करके समय भी बचाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं 3 नंबर के लिए अगर आप लिखते हैं तो इस तरह लिखिएगा कि फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विभाजित क्षेत्र, जो भी विभाजित क्षेत्र है तो ओके यहाँ पर विभाजित होगा, उसको वापस करने को कहा गया और उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए उसके चारों ओर नए राज्यों को घेरा बना दिया, यानी कि फ्रांस के चारों ओर राज्यों का घेरा बना दिया गया। उसकी पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण राज्य कायम कर दिए गए। यूरोपीय कंसर्ट, पवित्र संघ और चतुर्राष्ट्रीय मैत्री की स्थापना की गई। फ्रांस, स्पेन और इटली में पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना कर दी गई, जिसको नेपोलियन ने जीत करके या फिर नेपोलियन जिस पर शासन कर रहे थे। अब अगर हम 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, जैसे नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 जर्मन राज्यों के महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव बनाए रखा गया। इटली के अनेक लघु राज्यों में विभक्त कर दिया गया। रूस को पोलैंड का एक भाग मिला। ब्रिटेन को माल्टा सहित अन्य क्षेत्र दिए गए। इस प्रकार वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन और आंसर में क्या डिफरेंस है और इसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। अब आइए इसी तरह के क्वेश्चन आंसर पर हम लोग डिस्कस करते हैं और अन्य प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करें। ओके, और यही क्वेश्चन अगर आपसे दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, जैसे कि जर्मन एकीकरण का संक्षेप में वर्णन करें, तो दोनों प्रश्न सेम है, इस दोनों का उत्तर एक ही होगा। उत्तर लिखते हैं, जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनका मानना था कि जर्मन की जो समस्या है उसका समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं होगा। केवल भाषण देने से हम उसकी समस्या का निवारण नहीं कर सकते। आदर्शवाद से भी इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुमत के निर्णय से भी इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रशा का साथ लेना पड़ेगा और प्रशा के नेतृत्व में हमें रक्त और लोह की नीति अपनानी पड़ेगी। रक्त और लोह की नीति मतलब लड़ाई करके, मुख्य रूप से हमें युद्ध करना पड़ेगा। लड़ाई करके हम क्या कर सकते हैं, जर्मन का एकीकरण कर सकते हैं। ऐसा किनका मानना था, बिस्मार्क का मानना था। बिस्मार्क जो थे वे चांसलर थे प्रशा के, इसलिए चांसलर के रूप में बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो प्रशा है उसको सुदृढ़ बनाया, उसको मजबूत बनाया। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद उन्होंने युद्ध की नीति अपनाई, यानी कि लड़ाई के लिए आगे बढ़े और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 युद्ध किए। और पहला युद्ध डेनमार्क से हुआ, दूसरा जो युद्ध है उसे सेडवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है और तीसरा जो युद्ध है वह सीडान के युद्ध से नाम से जाना जाता है। पहले युद्ध में सेल्सविक जगह का नाम है और हॉल्स्टीन, ये 2 क्षेत्र हैं जो वहां पर जर्मन निवासी रहते थे। ओके, यानी कि जहां पर जर्मन के लोग रहते थे वह भी बहुत बड़ी संख्या में। परंतु जो डेनमार्क देश था वह इस पर प्रभाव बनाए रखना चाहता था, वह इस पर कब्जा बनाए रखना चाहता था। इसीलिए प्रशा यानी कि बिस्मार्क ने अंत में क्या किया, डेनमार्क से युद्ध किया और उन्हें युद्ध करना पड़ा और उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। अंततः डेनमार्क हार गए और 1864 यानी कि 1864 में युद्ध में डेनमार्क की पराजय हो जाती है। और जब डेनमार्क का पराजय हो जाता है तो ये सेल्सविक और हॉल्स्टीन जो है वह किस में मिल जाता है, जर्मन में मिल जाता है। दूसरा जो युद्ध है वह सेडवा का युद्ध कहलाता है। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ युद्ध होता है। ये 2 देश के नाम है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ युद्ध होता है। इसमें जो ऑस्ट्रियाई सेना था, ऑस्ट्रियाई, ओके ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रियाई होगा। ओके, तो ऑस्ट्रिया की जो पराजय होती है और हॉल्स्टीन जो था वह प्रशा के अधिकार में हो जाता है। सीडान का युद्ध में क्या होता है, यह युद्ध फ्रांस के साथ होता है, फ्रांस और जर्मन के साथ यानी प्रशा के साथ। ओके, और 1870 में यह युद्ध होता है। इसमें फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय जो है वह पराजित हो जाता है और फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी के दक्षिणी राज्य तथा उत्तरी जर्मन महासंघ में मिला दिया था। ओके, यानी कि जर्मन का जो दक्षिणी भाग है उसको उत्तरी जर्मन के महासंघ में मिला दिया जाता है और इस प्रकार से इन 3 युद्ध के जरिए जर्मन का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो यह था जर्मन का एकीकरण जिसमें प्रशा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 2 तरह से इस प्रश्न को पूछा जाता है, बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें जर्मन के एकीकरण में या फिर जर्मन के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन करें। आप इस तरह से दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं।
चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। यानी कि जो फ्रांस था उस क्रांति से पहले लोगों को एक करना जरूरी था, लोगों का ग्रुप बनाना जरूरी था, इसके लिए सामूहिक पहचान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो लोगों को एकता का परिचय देने के लिए, लोग को एक करने के लिए सामूहिक पहचान का भाव पैदा किया गया। किस प्रकार से किया गया था, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। जैसे सबसे पहले नागरिक और पितृभूमि, ये जो विचार है इसको ज्यादा फैलाया गया। इनके विचार को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया। सक्रिय नागरिक द्वारा एक चुनी गई सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी के लिए समान कानून बनाए गए। राष्ट्र के नाम पर बहुत सारी स्तुतियां लिखी गई, रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। पेरिस शहर में जो भाषा बोली जाती थी फ्रेंच, उस भाषा को प्रोत्साहित किया गया और इस प्रकार से लोगों में क्या हो गया, फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न होने लगा जो क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ। तो यह था प्रश्न उत्तर कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आते हैं और इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। आपको बोला जाएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें और एक नाम आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है जोसेपे मैज़नी। जोसेपे मैज़नी पर टिप्पणी लिखें। ओके, तो जोसेपे मैज़नी कौन थे? जोसेपे मैज़नी जो थे इटली के क्रांतिकारी थे, यानी कि क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 1807 में हुआ था और वह भी जेनोवा शहर में हुआ था। वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए उन्होंने दो भूमिगत संगठन, खुफिया संगठन जिसको कहते हैं, वो उसका स्थापना किया। पहला जो था उसका नाम था यंग इटली और दूसरा जो था यंग यूरोप। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यंग इटली की स्थापना उन्होंने मरसोई में किया था, स्थान का नाम है, और यंग यूरोप का जो निर्माण है यानी इस संगठन का जो बनाया था वह कहाँ पर निर्माण किया था, इसकी स्थापना किए थे बर्न में। इटली के एकीकरण में मैज़नी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली के एकीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हटाया, यानी कि ये जो गणतंत्र का जो स्वप्न है ये बेहतर है और इससे रूढ़िवादी को हटा दिया। तो इस तरह से ये था जोसेपे मैज़नी के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, काउंट कैमिलो दे काउर। ओके, तो इसके विषय में आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि काउंट कैमिलो दे काउर कौन थे, इन पर टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो काउंट कैमिलो दे काउर सार्डिनिया पीडमेंट का मंत्री प्रमुख था जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया था। वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही राजतंत्र में वह विश्वास करने वाला था, फिर भी उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और इटली को एकीकृत किया। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों तथा शिक्षित सदस्य जो थे उसकी तरह वह भी इतालवी भाषा कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था, यानी कि कैमिल जो थे, काउर जो थे, वह बाकी लोगों की तरह भी इटली का जो भाषा है इतालवी, उससे बेहतर वह फ्रेंच भाषा को बोल सकते थे। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट के एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काउर का हाथ था से सार्डिनिया पीडमेंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में, ओके यहाँ पर हरा पाने में कामयाब हुआ, जिसके पीछे किसका हाथ था? काउर का हाथ था। इस तरह इससे इटली का उत्तरी भाग जो था वह ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन से मुक्त हो गया, जिसमें किसका हाथ था? काउर का हाथ था। तो यह था काउर के परिचय या फिर काउर के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी। अब टिप्पणी आपको लिखने आएगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर, या फिर आपसे बोलेगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का चर्चा करें। तो इसकी कहानी बहुत थोड़ी लंबी है, इसलिए हम इसको 3 पैरा में लिखें। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं तो उसको पैराग्राफ में चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर बेहतर नजर आता है और जो एग्जामिनर होते हैं या फिर जो उसको चेक करते हैं, ओके, उनको बेहतर आंसर दिखता है और वह अच्छी से या आसानी से चेक कर सकता है। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई और उस घटनाओं में महत्वपूर्ण घटना है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना के द्वारा क्या हुआ? इसी घटना के द्वारा पूरे यूरोप में जो मिश्रित वर्ग था उसमें राष्ट्रीय भावना प्रभावित होने लगी।
15वीं शताब्दी की बात है, यूनान ओटोमन साम्राज्य का भाग था। 15वीं शताब्दी से यूनान किसके भाग में था? ओटोमन साम्राज्य जो था उसके भाग में था। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति हुई और इससे यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यानी कि जैसे ही यूरोप में क्रांतिकारी आए और राष्ट्रवाद की भावना तेज होने लगा, यूनान में रहने वाले यूनानियों को भी अब खुद को आजाद करने की बात मन में आने लगी। इसमें पश्चिम यूरोप के ऐसे अनेक लोगों का समर्थन मिला जो यूनान के क्रांतिकारियों को मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यानी कि जिनको लगता था कि यूनान का जो प्राचीन संस्कृति है वह बेहतर है, इसके लिए उन्होंने यूनान का साथ दिया। इस संघर्ष में बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखे, कलाकारों ने अपने कलाकृतियां दिखाया और उन्होंने इस तरह योगदान दिया और संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। इसलिए इस संघर्ष के लिए लोगों को जुटाया, लोगों को प्रेरित किया और लोग इससे जुड़ते चले गए। एक नाम आता है लॉर्ड बायरन। ये एक कवि थे, अंग्रेजी कवि थे। इन्होंने संघर्ष के लिए बहुत ज़्यादा धन भी इकट्ठा किया और साथ ही साथ इन्होंने युद्ध भी लड़े। इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध भी लड़े। अंत में इनकी बुखार से मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से ये जो संघर्ष है बहुत ही तेज हो जाता है और आखिरकार क्या होता है? आखिरकार यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है एक संधि के तहत, और यह संधि होता है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। आपको एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि यूनान में जो संधि हुआ था या फिर यूनान जो स्वतंत्र हुआ वह किस संधि के तहत हुआ था? तो उसका नाम है कुस्तुनतुनिया का संधि, और इस संधि के तहत यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो यह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में। तो आपसे पूछेगा फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो फ्रैंकफर्ट जो था वह एक प्रकार का राष्ट्रीय सभा था। जर्मन की पहली सभा के लिए स्वतंत्र रूप से चुने गई सांसद थी। कौन? फ्रैंकफर्ट, जिसे फ्रैंकफर्ट संसद भी कहते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 1848 में जर्मन इलाकों में बहुत ही बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने क्या किया? फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद कहाँ पर था? यह संसद था सेंट पॉल चर्च में और वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था? संविधान तैयार किया गया था। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ओके, जिसे संसद के अधीन रहना था। परंतु जब प्रतिनिधि ने प्रशा, यहाँ पर प्रशा होगा, प्रशा जो देश का नाम है, प्रशा के राजा को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं का साथ भी दे दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस राजा को उन्होंने ये बात सौंपी, जिस राजा को उन्होंने ताज पहनाने का बात किया, उन्होंने इससे अस्वीकार कर दिया और साथ ही साथ इन्होंने दूसरे लोग का साथ दिया जो इसके विरोधी थी। इससे क्या हुआ? इससे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध जो है वह बढ़ गया और सांसद का सामाजिक आधार क्या हो गया? कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया गया। तो यह था फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में जो भंग कर दिया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, 9वें प्रश्न के विषय में, और यहां प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की क्या भूमिका थी। प्रायः हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका नहीं थी, बट राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्ष में कई रूप में अपना आयोजन या योगदान दिया। 18वीं और 19वीं सदी की बात करते हैं तो जितने भी कलाकार थे उन्होंने राष्ट्र का मानवीयकरण किया, यानी कि राष्ट्र को एक मानव का रूप दिया और जितने भी मानव का रूप दिया सब में नारी का वेग प्रस्तुत किया। इसमें राष्ट्रवादी संघर्षों को बल मिला और इस प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे एक लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। अगर उनके चिन्हों और की स्वतंत्रता और गणतंत्र की बात करें तो लाल टोपी, तिरंगा, कलगी जो है मरियन की प्रतिमाओं को
चौकों पर लगाया गया ताकि जनता को, चौक समझते हैं, चौराहे, चौराहे पर लगाया गया ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उनसे तदातिक स्थापित करते हैं, यानी कि लोग उससे संपर्क में रहे, उनकी छवि उसके दिलो दिमाग में बढ़ते रहे। जिस प्रकार से मैरियन का था उसी प्रकार से जर्मेनिया, जो जर्मन का राष्ट्र रूपक था, उस पर वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जो जर्मन है उसमें वलुत जो है वह वीरता का प्रतीक चिन्ह था। लेकिन महिलाओं में असंतोष था कि राष्ट्रवादी संघर्ष में सक्रिय योगदान के बाद भी उन्हें इसका श्रेय हासिल नहीं हुआ। यानी कि हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है महिलाओं के चलते ही राष्ट्रवादी भावना ज्यादा आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी उनको इसका क्रेडिट नहीं मिला। ये इस वाक्य का कहने का मतलब है। तो ये था राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब प्रश्न आता है कि मैरियन और जर्मेनिया कौन थे। इस तरह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, और अगला प्रश्न इसी में ऐड किया जाता है कि जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मैरियन और जर्मेनिया कौन था। तो मैरियन जर्मेनिया दो नारियों के चित्र है, उन्हें राष्ट्रों के रूपक के रूप में चित्रित किया गया। मैरियन फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के रूपक है। मैरियन और जर्मेनिया के विषय में अगर एक शब्द में बोला जाए तो जिस तरह हमारे भारत के लिए, प्यारे भारत के लिए भारत माता है, उसी प्रकार से जर्मन के लिए जर्मेनिया है और फ्रांस के लिए मैरियन है। बहुत ही आसान है। वास्तव में 18वीं एवं 19वीं सदी में कलाकारों ने क्या किया, राष्ट्रीयों का मानवीय रूप प्रदान किया और उसकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। फ्रांस में 1850 में एक डाक टिकट पर मैरियन की तस्वीर भी छापी गई। उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोग में राष्ट्रीय भावना जागती रहे। जर्मेनिया को वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया क्योंकि जर्मन में वलुत जो है वह वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या था, मैरियन और जर्मेनिया के विषय में। अब इसमें अगला जो प्रश्न है कि इसका क्या महत्व था, तो यहाँ पर हम महत्व लिखें कि इन चित्रों ने लोगों को राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया, और इससे भी आगे बढ़कर मैरियन ने फ्रांस को तथा जर्मेनिया ने जर्मन को अलग अलग, यानी एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान भी दिया। तो ये था जर्मेनिया और मैरियन के विषय में और इसके महत्व के विषय में। उम्मीद करते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बताया बेहतर आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई अन्य क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, न केवल सोशल साइंस, साइंस और मैथ, हिंदी ग्रामर के भी सोशल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो का अंत रहा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।